अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि कोरोना, कोरोना, कोरोना चलता चला जा रहा है और वही मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ और करती रहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मास्क लगाएँ, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं। आज 1-2 टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं आज के लिए और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हवाले से। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो आप सब लोग जानते ही हैं कि किस तरह से उनको जो है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है और किस तरह से अक्सर आप सुनते हैं कि कभी कोई भी उनका फेस्टिवल हो, कोई इवेंट हो तो उनके मंदिर हों, चाहे गुरुद्वारे हों, चाहे चर्च हो, उसको नुकसान पहुँचाया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक सीधा-सादा सा एक जैसे कहना चाहिए कि पहले से बना हुआ एक स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि जी बड़ा हम माज़रत चाहते हैं, बड़ा हमें अफ़सोस है और हम जी इस मंदिर को या इस गुरुद्वारे को या इस चर्च को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे और हम इसमें सारा काम जो हम लोगों ने खुद ही खराब कर दिया है उसको ठीक करेंगे। बस इसके बाद आगे ना कोई न्यूज़ आती है, ना उसके बाद कुछ पता लगता है और ना ही ये चीज़ें रुकती हैं। इसी तरह से आपने सिंध में भी देखा है और पंजाब में भी देखा है, हमने बहुत बार बात भी की है, ना सिर्फ़ अपने चैनल के ऊपर बल्कि बहुत बार हमने ये बात इंडियन चैनल के ऊपर भी की है कि जो यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और हर साल अगर काउंटिंग की जाए तो 1000 से ज़्यादा ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको ले जाते हैं, लेकिन उसपे भी हमें कोई असर नहीं होता। मियाँ मिट्ठू नाम का शख्स जिसके साथ बहुत से हमारे मिनिस्टर्स और हमारे जो बड़े-बड़े जिसे कहना चाहिए पोज़ीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ़ के साथ भी उनकी पिक्चर्स मौजूद हैं उस आदमी की। लेकिन ना उसको ना अरेस्ट किया जाता है, ना ही उसको रोका जाता है। इस तरह की तमाम जो वो हरकतें करता है कि बच्चियों को उठा के ले जाना और ज़बरदस्ती उनका मज़हब चेंज कराना। एक तो मुझे ये बड़ा अजीब-सा लगता है कि पता नहीं लोग अपना रिलीजन क्यों चेंज कर लेते हैं। अभी भी मैं जो है वो यही सोच रही थी कि इनको इससे क्या फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे ये कोई इनकी कोई साइकोलॉजिकल बीमारी लगती है, कोई दिमाग ख़राब लगता है लोगों का जो ये ऐसे करते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि इनको रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं है, इनसे बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं है और इनको किसी किस्म की कोई पनिशमेंट इनको नहीं मिलती, चाहे ये अहमदीस को मार दें, चाहे ये अहमदीस के का ग्रेवयार्ड में जाके वहाँ पे तोड़-फोड़ मचाएँ, चाहे ये माइनॉरिटीज़ जो बाकी यानी जो हिंदू क्रिश्चियन और पारसी और दूसरे जो कोई भी रहते हैं, उनको चाहे ये तंग करें। पाकिस्तान में ये चीज़ एक तरह से बढ़ती ही चली जा रही है और शुरू में मेरा ख़्याल था कि शायद हम वीडियोज़ बनाएँगे, शायद हम बात करेंगे तो ये चीज़ कम होगी, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही है और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है और साथ-साथ हम कह सकते हैं कि मुल्ला माफ़िया का भी हाथ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी वैसे तो ये कि फ़लस्तीन के लिए बहुत बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि जी हम जो है बड़ा मतलब फ्राइडे है और उसके बाद कहा गया था कि जी फ्राइडे को हम उनके साथ खड़े होंगे, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे और इसी तरीके से हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे और हम इज़राइल के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करने की सोची थी। लेकिन ख़ैर आज वो सीज़फायर हो गया तो उनकी ये सारी नौटंकियाँ तो उधर की उधर ही रह गई। अब होना ये चाहिए कि क्योंकि फ्री टाइम है, फ्राइडे है, क्या करें? वो लोगों ने भी हमारा जैसे हमने अनाउंस किया, इतनी हमारी दहशत है कि हमारे जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम तो प्रोटेस्ट करने लगे हैं फ़लस्तीन के लिए, हम तो इज़राइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे निकलने लगे हैं फ्राइडे को। उधर ही फ़लस्तीन के हाथ-पाँव फूल गए, उन्होंने कहा लो जी यहाँ तो खटिया खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने जल्दी से ना कहा कि चलो सीज़फायर कर देते हैं ना, जान छुड़ाते हैं इनसे। वरना ये लोग तो इतने लीचड़ हैं, पाकिस्तानी आके चिपक गए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब तो निकल भी पड़े हैं, आपको पता है ना, उनको तो बस अल्लाह मौका दे फ्री का सैर करने के लिए, तो बस उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे पे उन्होंने अपना सूट निकाला और अपना उन्होंने बैग तैयार किया और वो निकल पड़े कि जी, जी मैं तो जा रहा हूँ।
اور وہاں جا کے میں جو ہے وہ بات کروں گا اسرائیل کے اگینسٹ، اور ان کو روکوں گا کہ وہ فلسطین کے اوپر بمباری روک دیں۔ مگر جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک روڈ جو ہے اس کا فاؤنڈنگ سٹون رکھنا تھا، اس کے لیے بلوچستان جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ روڈ بلوچستان میں بن رہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فاؤنڈنگ سٹون تھا وہ انہوں نے یہیں پہ اسلام آباد میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا یار کون بلوچستان جائے، بلوچی بھی آج کل بڑے ان کے متھے پھرے ہوئے ہیں، کہیں خان صاحب کو پکڑ لیا تو پتہ لگا لینے کے دینے پڑ گئے۔ لیکن خیر فرائیڈے تو ہمارا خالی ہو ہی گیا ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم بجائے یہ کہ کیونکہ ادھر سیز فائر بھی ہو گیا ایک، تو انہوں نے بھی ہمارا سارا پلان جو ہے چوپٹ کر دیا۔ یار جہاں اتنے دنوں سے ایک دوسرے کو چپیڑے مار رہے تھے، 2 دن اور مار لیتے، ہماری نوٹنکی تو پوری ہو جاتی نا۔ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم جی یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم نے اپنے ہی لوگوں کی 2-4 گاڑیاں جلا دینی تھی، اپنے ہی لوگوں کے 2-4 بائکس جلا دینی تھی، وہ سارے کا سارا ہماری جو نوٹنکی تھی نا وہ ٹھپ کر کے رہ گئی۔ اور ہوا یہ کہ جی انہوں نے آپس میں ہی بات کر کے اور وہ سیز فائر کر دیا۔ اور نا میں نے تو کہا تھا کہ یہاں سے پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جائے وہاں پہ بات کرنے، اور ان کو کہے کہ جی آپ لوگ بیٹھ جائیے اور اس طرح سے لڑائی مت کیجیے، ایک دوسرے کو مت ماریے۔ مطلب بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، نہیں بیٹھے تو نہیں بیٹھے۔ یہ تب آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں شعلے دیکھ کر آ رہی ہوں، تو بالکل شعلے تو خیر میں نے بہت بار دیکھی ہے، لیکن یہ کہ ایسے بولنے میں کیا ہے نا امام علی جی کی طرح کہ جی اگر بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، نہیں بیٹھے تو نہیں بیٹھے۔ تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر فرائیڈے خالی ہو ہی گیا ہے تو کیوں نہ ہم اس میں عمران خان صاحب کے لیے مطلب ایک ریلی نکال لیں، ان کے لیے تھوڑا پروٹیسٹ کر لیں، کیونکہ آج کل جہانگیر ترین صاحب نے ان کو بڑا تنگ کر کے رکھا ہے۔ جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جہانگیر ترین صاحب آپ کو پتہ ہے نا ATM کارڈ ہے عمران خان صاحب کے، لیکن آج کل نا تھوڑے سے نا ناراض ہوئے ہیں، وہ نا کہتے ہیں کہ جی میں نہیں بولتا، انہوں نے میں نے جو ان کو کہا تھا یہ اس طرح سے وہ سیٹس اور وہ سب کچھ مجھے نہیں دے رہے، تو وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گی، بلکہ شاید 2 ویڈیوز ہیں۔ ایک میں سنتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں مولانا صاحب کی ویڈیوز ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے تھک گئی ہوں، اگر آپ میں سے کسی کو ملے تو آپ لوگ بھی مجھے بھیج دیا کریں، اچھا ہے باقی سب کو بھی دکھانے کے کام آئے گی۔ تو بھارت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے اس شخص نے پوچھا کہ پھر تم کہاں کیا کرو گے، تو کورونا وائرس نے کہا کہ میں پھر جاؤں گا ہندوستان، اور وہاں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ستا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ہندوستان میں تڑپا رہے ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں، ان پر مسلط ہوں گا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ پھر کیا کرو گے، کہا میں چائنا کو برباد کر دوں گا، ان کی معیشت جو تباہ ہو برباد کر دوں گا۔ چائنا فخر محسوس کرتا تھا پوری دنیا میں، لیکن انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو میں ان کو برباد کروں گا۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، ایران والے شیعہ، ان کے اوپر مسلط ہو کر وہاں کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ پھر میں بھارت آؤں گا اور جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا، تو کرونا وائرس کہنے لگا کہ جو مسلمان وضو نہیں کرتے اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور جو غیروں کے ساتھ، جو ظالم ہیں ان کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ایسے ہی دوستی نہیں بلکہ دل سے ان کے ساتھ وہ جو ظلم کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دل کا تعلق، دل کی دوستی رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی مسلط ہوں گا۔ یہ خواب بیان کرنے والا دوستوں بنگلہ دیش کے ایک متقی پرہیزگار شخص ہیں۔ جب انہوں نے اس خواب کو عالم دین سے بیان کیا تو ان عالم دین نے اس خواب کو سنایا۔ یہ خواب پہلے بنگلہ دیش میں وائرل ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم لمبادہ، جو شیخ الحدیث ہیں، جو ایک انگریزی ملک میں رہتے ہیں، غالباً وہ لندن کے رہنے والے، انہوں نے جب اس خواب کو بیان کیا یوٹیوب پر بہت زیادہ وائرل ہوا، اس کی لنک بھی میں آپ کو دوں گا حضرت کے بیان کی، وہاں جا کر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ خواب ہے دوستوں، پہلے چائنا پر مسلط ہوا، پھر ایران پہنچا، پھر بھارت آ چکا ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان لوگوں کو چھوئے گی جو وضو نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو غیروں کے ساتھ اپنا دلی تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان دوستوں بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس خواب کی سچائی کو سمجھیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن بزرگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، اللہ ان کے خواب کے ذریعے سے آج بھی ہم کو وہ باتیں بتاتے ہیں
जो अल्लाह ताला चाहते हैं। नबी नहीं आएंगे, आखिरी नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं, लेकिन ख्वाब बाकी है, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला पहुँचाएंगे पैगामात को, जिनको रुयाए सालिहा यानी सच्चे ख्वाब कहा जाता है। तो इसके ऊपर यकीन रखना आपके लिए ज़रूरी है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। बांग्लादेश के एक परहेजगार अल्लाह वाले मुत्तकी शख्स ने इस ख्वाब को देखा और बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लिम्बादा जो शेखुल हदीस हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है साफ तौर पर और बहुत ही आम जुबान में मैंने आपको समझाया। अब आपसे गुजारिश है कि नमाजें पढ़ें, वज़ू करें, हर मुसलमान तक इस वीडियो को पहुँचाइए, इस पैगाम को पहुँचाइए, हर शख्स को सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब को भी सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकॉन। जी, तो आपने देखा कि मौलाना साहब क्या बता रहे थे और क्या कह रहे थे, और उसके साथ साथ वो यहूदियों और काफिरों के बनाए हुए यूट्यूब का लिंक भी दे रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि जिन लोगों ने दिल लगाया हुआ है ना नॉन मुस्लिम्स के साथ और ऐसे लोगों के साथ ना जो जो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, तो बस उनकी तो खैर नहीं। इसका मतलब है कि मेरी तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो सारा दिन मैं या तो यहाँ के जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे बात करती रहती हूँ, या फिर सारा दिन मैं टक 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 इंडिया में मेरे दोस्तों से बात कर रही होती हूँ। तो मेरी तो खैर समझे छुट्टी हो गई। लेकिन खैर मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि देखें ये किस किस्म की बातें, कितनी जाहिलों वाली बातें ये मौलाना साहब कर रहे थे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे, और साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, और इनको लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और इनके फॉलोवर्स भी हैं। इसी से आप अंदाजा लगाएं कि ये इनका जो फैलाया हुआ जहर है, जो 2 या 3 मिनट में इन्होंने अभी बात की है, वो कितने हजार, कितने लाखों लोगों के दिमाग में इनका ये जहर गया होगा। और जो बात इन्होंने की है वो तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि दिमाग से खाली लोग ही मानेंगे, लेकिन दिमाग से खाली लोगों की कमी तो नहीं है ना पाकिस्तान में और ना ही कहीं और। तो एक वीडियो और है हमारे पास, हम वो भी देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। हक महर बेवज 5000 रूबरू इन गवाहों के तेरे हक में दिया तुझे कबूल है। आसिया परवीन दुख्तर मलक अनवर हक महर बेवज 5000 मौजूद इन गवाहों के तेरे हक में दिया तुझे कबूल है। लिख दे रहे हैं इनका नहीं होया, इनका नहीं होया पाड़ो इनका कोई नहीं होया। इन पुत्र एड़ा गुनाह तेरे से जी। तो आपने देखा कि जो मुस्लिम्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मौलाना साहब से जो है निकाह के टाइम पे बिल्कुल भी पंगे ना लें, वरना मौलाना साहब ने ना निकाह के जो पेपर्स हैं वो फाड़ देने और फेंक देने उठा के, और आप उनका इंतजार करें, वो खुद ही पूछेंगे तभी जवाब दें, वरना चुप करके बैठें। ये तो हाल है इन मौलवियों का। लेकिन साथ ही साथ हम खैर थोड़ा सा सीरियस नोट की तरफ जाएं, अगर हम देखें कि हमारे लोग जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोरोना के ज़माने में भी किस किस किस्म की जाहिल यहाँ पे भरे हुए हैं। मौलाना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मौलवी माफिया मैंने इनका नाम रखा है और मैं यही हमेशा बोलती हूँ। तो ऐसे तो बहुत कहा जाता है हमारे यहाँ जी, कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए हम ये करना चाहते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हम वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इंडियन दोस्त और कई दूसरे लोग भी हमें बहुत दफ़ा कहते हैं कि जी हम जो है वो चाइनीज़ मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं करते। जी बिल्कुल नहीं करते, और हम करेंगे भी नहीं, ये मैं आपको आज क्लियर कर दूं, इसलिए कि कुछ दिनों के बाद जब कोरोना का जोर टूटेगा और लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएंगे तो फिर दोबारा से इंडियन डिबेट्स भी शुरू होंगी और पाकिस्तान में भी डिबेट्स शुरू होंगी, बड़ा कुछ होगा। तो उसमें लोग फिर जब बात करेंगे कि जी जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उसके बारे में पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता, फिर वही सवाल शुरू कर देंगे। तो प्लीज इस सवाल को आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान का कोई मौलवी कभी भी जो है चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उसकी एक बड़ी साफ और सीधी सी रीजन है। देखें जी, आपके हमारे जो साउथ एशिया में तो यही फैशन है, मुझे नहीं पता यूरोप में क्या फैशन है, लेकिन साउथ एशिया में मेजॉरिटी बल्कि दुनिया में यही होता है कि जो आपके अमीर रिश्तेदार होते हैं, जो आपके अमीर दोस्त होते हैं, जिन्होंने आपको कर्जा दिया होता है या जिनसे आपको उम्मीद होती है कि आप इनसे कुछ मांग सकते हैं या इनसे आप कोई मदद ले सकते हैं, इनसे आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगवा सकते हैं या उनके पैसे लेके वैसी
पी सकते हैं। तो इस तरह की जो लोग होते हैं ना, उनके साथ अगर वो कुछ गलत भी कर रहे होते हैं ना, तो हम नहीं बोलते। हम कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ नहीं, ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा। या फिर हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमें तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है चाइनीज मुस्लिम्स के साथ, और खान साहब साफ साफ मुंह कर गए, आपको मालूम ही है। तो इसी तरीके से हम यही करते हैं कि हम कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ कह रहे हैं। और इस तरह के जो अमीर अमीर दोस्त होते हैं, जैसे चाइना हमारा दोस्त है, तो चाइना हमें पैसे भी देता है, चाइना हमें प्रोजेक्ट्स भी देता है, और हम हर वक्त चाइना के आगे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो करते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारी तो हैसियत नहीं है कि हम चाइना से कहें कि जी आप अपने मुल्क में जो मुस्लिम्स रहते हैं, आप क्यों उनको नाम मोहम्मद नहीं रखने देते, आप क्यों उनकी मस्जिदें तोड़ देते हैं, आपने क्यों उनको जो है एक तरह की जेल में रखा हुआ है, आपने उनकी मस्जिदें तोड़ के वॉशरूम क्यों बना दिए हैं। इस तरह की ये गैरत वैरत वाली बातें ना हम नहीं किया करते। हम तो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना से अच्छा कोई है ही नहीं। और जाहिर है चाइना से हम भीख भी मांगनी होती है, पैसे भी चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं। वो हमें प्रोजेक्ट्स भी देता है, वो हमें पैसे भी देता है, साथ में 2 जूते भी मार देता है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। पैसों के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। हम 2-4 जूते खा लेंगे तो क्या होगा, पैसे तो फिर भी मिल ही जाएंगे ना हमें। तो उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। और ये जो हमारी दुश्मन कंट्रीज है ना, ये हमसे बार बार पूछना बंद कर दें कि हम चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं बोलते। इसलिए कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि चाइना तो कोई फजूल किस्म का, चाइना के कोई पैसे वाला दोस्त, कोई पैसे वाला रिश्तेदार आपको अगर कोई बेकार सा लतीफा भी सुनाता है, बेकार बिल्कुल ऐसा जोक जिसके ऊपर कोई भी ना हंसे, आप लोग उस पर भी हंस रहे होते हैं बैठ के। कितना मजे का जोक सुना है ना सर ने, उनकी मर्सिडीज देखिए कितनी प्यारी बीएमडब्ल्यू थी, तो हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, चाहे वो कितना भी थका हुआ जोक सुना रहे हो। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई हमसे कम लेवल का आ जाए कि उसके पास उतना कुछ ना हो जो हमारे पास थोड़ा बहुत हो, तो उसके सामने हम खूब चौड़े होते हैं। हम कहते हैं हाँ जी बताओ क्या बात है। या फिर कोई ऐसा जो हो तो हमसे बड़ा हो, तो हमसे हर चीज में हर लेवल पे हमसे आगे हो, लेकिन हमें ये पक्का पता हो कि इसने हमें देना कुछ नहीं है। इसने मतलब इसके पास पैसे हैं लेकिन ये हमें नहीं देगा, इसके पास वैक्सीन है लेकिन ये हमें नहीं देगा, इसके पास जो कुछ भी है ये खुद ही इस्तेमाल करेगा, सारी दुनिया को दे देगा, हमें घास नहीं डालेगा। तो फिर हम छोड़ो के कहते हैं हाँ भाई बताओ तुम लोग मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ चाइना के साथ बोलते हुए तो अब मैं क्या बोलूं, तो वो चाइना के साथ तो हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कर सकते। तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा, खास तौर पे मेरे इंडियन दोस्तों को, जो इंडियन मीडिया में आते हैं, जो इंडियन मीडिया में शोज करते हैं, कि प्लीज अब आप ये बोलना बंद कर दें कि जी पाकिस्तान जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं बात करता। अब आपको समझ आ गई ना, हम चाइना का लेके खाते हैं, हम चाइना का लेके पीते हैं, हम चाइना से प्रोजेक्ट लेते हैं, हम चाइना के आगे हर वक्त खड़े रहते हैं, अपने लोग भी दे देते हैं, अपनी बच्चियां भी दे देते हैं, उठा के ले जाओ जो मर्जी करो। तो हम उनके आगे इस पोजीशन में नहीं है। हाँ कोई कमजोर मुल्क बताइए हमें, हम तैयार हैं। कोई ऐसा हो ना जैसे इथोपिया हो गया, युगांडा हो गया, ऐसे कोई मतलब कोई थकी हुई कंट्री हमें बताइए जिससे हमें कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना टैलेंटेड है कि वो सऊदी अरब से जिसके पास चावल होता ही नहीं उससे भी चावल लेकर आ गए। इसी तरीके से वो अफगानिस्तान गए थे तो वहां से भी कुछ लेकर आ गए। मतलब इनका तो वो हाल है ना कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो कोई बेचारा कुछ भी ना पहना हो ना, सिर्फ अपनी एक अंडरवियर पहन के जा रहा हो तो इससे वो भी छीन के ले आएंगे। तो वो उनका अपना एक टैलेंट है जो कि सारी दुनिया जिससे इम्प्रेस है और सबको पता है वो बात का। तो बिल्कुल वो चीज़ है। लेकिन आप हमें काइंडली, मैं वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है मुस्लिम्स के साथ, हमें बहुत अच्छे से पता है। और हमें मालूम भी है कि वो किस तरह से जुल्म कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि मुसलमानों की जो मॉस्क हैं वो तोड़ दी हैं, वहां पे वॉशरूम्स बना दिए हैं, उनको नाम मोहम्मद रखने की इजाजत नहीं है, उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, वो नमाज की टोपी तक नहीं लगा सकते। उसके बाद वॉशरूम्स बना दिए, मस्जिदें तोड़ तोड़ के उनको एक तरह की जेल बना के वहां रखा हुआ है जहाँ पे उनके ऊपर कोड़े मारे जाते हैं, उनपे हर तरह का जुल्म होता है। लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। तो दोस्तों के लिए इतना कुछ तो करना ही होता है ना। वो नहीं हमने वो देखा फिल्मों में कितने कैसी कैसी दोस्तियां दिखाती है ना, जे और वीरू जैसी, शोले में जैसे थी, तो उसी तरह की हमारी और चाइना की दोस्ती है। और मुझे लग रहा है कि चाइना वीरू है और हम जय हैं, क्योंकि एंड में मरना हम ही को है। तो इसलिए मैंने पहले से ही कह दिया हमारी वीरू वाली भी वो
वीरू मरा था ना, नहीं जय मरा था, हाँ जय मरा था ना, तो हमारा ख्याल है हम जय है और चाइना वीरू है और हमारी वाट लगा के ही छोड़ेगा। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोग जो चींची चाचा चूं 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 करते हैं और उनका ख्याल है कि जी ये जो है मैं साड़ी पहनती हूँ तो उनको प्रॉब्लम है, मैं कोई बात करती हूँ तो उनको प्रॉब्लम है, जिंदा नजर आ रही हूँ तो अभी तक सबको प्रॉब्लम है कि ये जिंदा क्यों है, जिंदा बैठ के ये मुल्लाओं को भी बोल रही है तो एस्टैब्लिशमेंट को भी बोल रही है। तो जी आप लोग जो मेरे इतना ख्याल करते हैं, इतने परेशान रहते हैं मेरे जिंदा रहने से, आप लोग इंतजार करते रहे, अगर आप लोगों की दुआएं कबूल हो गई तो फिर मेरी भी वाट लगी जाएगी। लेकिन खैर मैं जाते जाते जो लोग बहुत से मुझसे ये पूछते रहते हैं कि ये पीछे पिक्चर किसकी है, मैं बता दूं कि ये मेरे फादर की पिक्चर है। और ये जब छोटे थे, बच्चे थे, तो ये इलाहाबाद से, इंडिया में जो जगह है इलाहाबाद, वहां से पाकिस्तान आए थे, मेरे फादर की पिक्चर है। और मैं पापा की परी हूँ। और मैं अपनी मम्मी की पिक्चर्स भी दिखाती हूँ, थोड़ी सी मेरे पास हैं, और मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि एक दफा आप लोग जो बार बार पूछते रहते हैं वो देख लें। ये मेरी मम्मी की आई थिंक शादी की पिक्चर है और इतनी खुश लग रही हैं। और ये भी अम्मी की तस्वीर है और इसमें अम्मी ने साड़ी पहनी है, बनारसी साड़ी इसको कहते हैं, सभी को पता होगा वैसे। और ये भी अम्मी की तस्वीर है पुरानी, और इसमें भी अम्मी ने साड़ी पहनी हुई है। और ये भी अम्मी की तस्वीर है और इसमें भी साड़ी पहनी हुई है। पता नहीं अम्मी ने सारे वक्त साड़ियाँ ही, मैंने तो अपनी दादी नानी अम्मी को सारे वक्त साड़ियों में ही देखा है। और ये भी अम्मी की पिक्चर है और इसमें भी अम्मी ने साड़ी पहनी हुई है। और आई विश कि मैं अपनी अम्मी जैसी होती, लेकिन मेरे मेरे जो फीचर्स हैं बहुत कम उनसे मिलते हैं, अदरवाइज मैं भी थोड़ी सी प्यारी होती। लेकिन खैर आप लोगों को ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं कि जी पीछे पिक्चर किसकी है, तो मैंने सोचा कि बता दूं कि ये मेरे फादर की पिक्चर है। और जो पिक्चर्स मैंने अभी आपको दिखाई वो मेरी मम्मी की तस्वीरें हैं। और आप लोग सब अपने, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है लेकिन है भी, मैं समझती हूँ कि जब पेरेंट्स चले जाते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं से हमें देख रहे होते हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। और हम अगर परेशान होते हैं तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और हम अगर खुश होते हैं तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, और आई विश कि मैं कोई ऐसे काम करूं जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो है मेरे ऊपर प्राउड फील करें। तो बिल्कुल आप लोग भी अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और स्पेशली जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, उनका बहुत ध्यान रखें। स्पेशली कोरोना वायरस के टाइम पे उनके साथ बैठा करें, उनसे बातें किया करें, उनको एहसास दिलाएं कि दे आर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।